नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा है और आज हम यहाँ पर जो एनसीईआरटी पाठशाला नाम के नए चैनल के नाम से हमने जो ये शुरू किया है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम एक इनिशिएटिव लेकर आए हैं एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ने के लिए। तो आज हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो है 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 का चैप्टर, जो चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे। तो इस बुक के टाइटल के बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो इस बुक का टाइटल जो है वो है समकालीन विश्व राजनीति। अब देखिए, जो समकालीन विश्व राजनीति है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो समकालीन विश्व राजनीति का अर्थ होता है जो वर्तमान में घट रही सभी राजनीतिक घटनाओं, सभी वैश्विक राजनीतिक घटनाओं, सभी वैश्विक राजनीतिक संबंधों इत्यादि के बारे में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें जो चैप्टर 1 का हम अध्ययन करते हैं, और चैप्टर 1 का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। अब देखिए, दो ध्रुवीयता का अंत जब हम पढ़ते हैं तो उसके मैंने कुछ की पॉइंट्स यहां पर दिए हुए, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें जो कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको जानते हैं सबसे पहले। तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोवियत प्रणाली। देखिए, जो दो ध्रुवीयता के अंत में हम पढ़ेंगे तो उसमें सोवियत सिस्टम पढ़ेंगे। इसको आगे मैं चैप्टर में पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, तो यहां पर जस्ट हम केवल की पॉइंट्स जान रहे हैं कि वो की पॉइंट्स क्या कहते हैं। दूसरा है मिखाइल गोर्बाचेव। देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव जो सोवियत संघ के प्रमुख चर्चित नेताओं में से एक हैं, तो उनका हम यहां पर अध्ययन करेंगे और उनका विघटन में क्या योगदान रहा या उनकी किन सुधार नीतियों के कारण इसका विघटन हुआ, उसके बारे में भी हम इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट की पॉइंट है इसमें सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम। देखिए, सोवियत संघ, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो सोवियत व्यवस्था थी कहीं ना कहीं वो आगे जाकर विफल हुई। उसके क्या परिणाम हुए, उसकी विफलता के या विघटन के क्या कारण थे, उनको हम जानेंगे। और विघटन से पहले एक यहां पर प्रोसेस हुआ था जिसका नाम है शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी के बारे में भी हम जानेंगे और शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए, उसके क्या कारण रहे, उन चीजों के बारे में जानेंगे। फिर आगे आता है तनाव एवं संघर्ष का दौर। देखिए, हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी बहुत सारे तनाव और संघर्ष देखने को हमें मिले थे। बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी। तो ठीक इसी प्रकार से जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यहां पर भी तनाव एवं संघर्ष की स्थितियां देखने को हमें मिली। उसके बाद हम आगे देखते हैं भारत एवं रूस के संबंधों के बारे में। देखिए, सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में रूस को देखा जाता है, और क्योंकि हम भारत के निवासी हैं इसलिए हमें भारत और रूस के संबंधों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो है भारत एवं पूर्व साम्यवादी देशों के साथ संबंध। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, हम भारत के निवासी, इस कारण से हम भारत के साथ इनके संबंधों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हैं। तो देखिए, जो भारत एवं पूर्व साम्यवादी देश, अब यहां पर जान लेते, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसका विघटन 15 गणराज्यों के रूप में हो गया। अब नए वैश्विक पटल पर 15 नए गणराज्यों का उदय हुआ। इसके अलावा जो सोवियत प्रणाली की जो व्यवस्था थी या जो विचारधारा थी वो विश्व के विभिन्न देशों ने अपनाई हुई थी। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि उन देशों के साथ भारत के संबंध कैसे थे। तो इससे आगे जब हम चलते हैं तो हम जान लेते हैं कि जो दो ध्रुवीयता है उसका अर्थ क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, या दो ध्रुवीयता के बारे में हम जानने से पहले ये जानते हैं कि इसका उदय जो हुआ वो किन कारणों से हुआ। तो देखिए, यहां पर हम उसके कुछ इतिहास को जान लेते हैं। तो यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी वो हुई थी 1914 टू 1918। उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी वो हुई थी 1939 टू 1945। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी। अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई इसकी समाप्ति की तरफ आते हैं, और ये किन दो समूहों के बीच में ये युद्ध हुआ था उसके बारे में हम यहां पर जानते हैं। देखिए, पहला जो समूह था वो था मित्र राष्ट्र का, दूसरा समूह था ध्रुवी राष्ट्रों का। तो जो मित्र राष्ट्र थे उसमें कौन कौन से राष्ट्र सम्मिलित थे? तो देखिए, यहां पर अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन, इन 5 राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों के रूप में यहां पर प्रदर्शित किया गया है। जो दूसरा समूह था वो था इटली, जर्मनी एवं जापान का। ये 3 राष्ट्र जो एक ग्रुप में थे। यहां पर अब जानते हैं इसके आगे कि कैसे इसकी जो समाप्ति हुई। तो यहां पर इटली और जर्मनी पहले ही हार मान चुके थे, इवन जापान भी अपनी हार लगभग मान ही चुका था। ठीक है, तो उसके बारे में यहां पर जानते हैं। अब तीसरा जो राष्ट्र था ध्रुवीय राष्ट्रों में वो था जापान। तो कहीं ना कहीं जो द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका सबसे ज्यादा जापान को ही जो फेस करनी पड़ी थी, तो उसके बारे में जान लेते हैं। अब क्या हुआ, जब युद्ध समाप्त हो रहा था, इटली और जर्मनी हार मान चुके थे, अब बारी थी जापान की। लगभग जापान भी हार मान चुका था, लेकिन वहीं अमेरिका ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए क्या किया, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले कर दिए। और ये जो हमले किए वो किए गए 6 अगस्त
और 9 अगस्त को। अब ये जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु हमले किए गए, इनके नाम जान लेते हैं हम। इनके नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन, और इनकी क्षमता जो थी वो थी 15 किलोटन और 21 किलोटन। अब इन क्षमताओं के बारे में जान लेते। देखिए, जो परमाणु हमले हैं वो अपने आप में ही बहुत विभीषक होते हैं। उसकी परिणति के रूप में क्या हुआ, जापान के ये 2 शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए, और इसके परिणाम के रूप में देखा जा सकता है कि इसका प्रभाव आज भी इन क्षेत्रों पर है। वहां पर आज भी जो कुछ लोग अपंग या अविकसित रूप से पैदा होते हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम। इन स्थितियों के बाद जानते हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो एक दौर आया, वो था शीत युद्ध का दौर। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहां पर जानेंगे। तो उससे पहले जान लेते हैं शीत युद्ध का अर्थ। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि इससे पहले जो 12th क्लास की जो ये बुक 1 है, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर का नाम था शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का जो दौर था वो चैप्टर अब आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, लेकिन बिना शीत युद्ध को जाने आप ये नहीं समझ सकते कि 2 ध्रुवता का उदय कैसे हुआ, और उसका डायरेक्ट अंत हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जिसका उदय हुआ है उसी का अंत होता है। तो उसके अंत से पहले उसके उदय के बारे में जानना यहां बहुत जरूरी है। तो शीत युद्ध का अर्थ जो है उसके बारे में हम यहां पर जानते हैं। तो जैसा कि हमें नाम से ही प्रतीत होता, शीत दैट मीन्स ठंडा, युद्ध माने वॉर, तो ये है कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर क्या होता है? अब देखिए, कोल्ड वॉर एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर तनाव एवं संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, परंतु वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं होता। देखिए, बेसिकली मैं बताता हूं। अब आप जनरली एक लड़ाई देखेंगे तो 2 लोग जब आपस में होते हैं वो कहते हैं पहले तू मार, सामने वाला कहता है नहीं पहले तू मार, तू मार, तू मार। तो वो स्थिति होती है जहां पर दोनों आमने सामने हैं, तनाव एवं संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, परंतु वास्तविक रूप से कोई एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहा है। तो ये होता है शीत युद्ध का अर्थ। देखिए, यहां पर मैंने लिखा है शीत युद्ध की संभावनाएं, जो शीत युद्ध में युद्ध की संभावनाएं सदैव बनी रहती है, मतलब हमले का डर दोनों को ही रहता है, परंतु इसके बावजूद वहां पर कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं होता, मतलब कोई खून खराबा नहीं होता। वो होता है शीत युद्ध का अर्थ। अब इससे आगे जब हम चलते हैं तो वो देखते हैं शीत युद्ध का दौर। अब ये जो शीत युद्ध का दौर है वो कब से कब तक चला और किन किन के बीच में चला, उसको हम यहां पर देखेंगे। तो देखिए, शीत युद्ध का जो दौर है वो 1945 से लेकर 1991 तक चला। अब ये 1991 तक ही क्यों चला? तो ये 1991 तक इसलिए चला क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अब इस विघटन के बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो इस काल में जो अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के बीच में जो ये तनाव की स्थिति चली, इसे ही शीत युद्ध का नाम दिया गया है, शीत युद्ध के दौर के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, इनके ही बीच में क्यों चला, मैं बता देता हूं आपको। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो लगभग यूरोप के देश भी काफी क्षति और हानि झेल चुके थे, और अन्य राष्ट्र भी काफी हद तक बर्बाद हो चुके थे। तो अब इस स्थिति में 2 ही महाशक्तियां बची थी, वो थी पहली अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। तो इनके बीच में जो ये वैचारिक युद्ध चला था, अपनी अपनी विचारधाराओं को फैलाने का युद्ध चला, और विश्व के विभिन्न देशों को अपने प्रभाव में लाने की जो ये प्रक्रिया चली, इसे ही शीत युद्ध के नाम से जाना गया। क्योंकि इस बीच में, रीजन बताता हूं इसको ही शीत युद्ध के नाम से क्यों जाना गया, क्योंकि इस बीच में ये दोनों कई बार आमने सामने आ गए, टकराव की स्थितियां उत्पन्न हुई, जिसमें हम क्यूबा मिसाइल संकट, कोरिया संकट, अफगानिस्तान संकट, विभिन्न ऐसे संकट रहे हैं जिसमें ये दोनों आमने सामने थे, परंतु फिर भी दोनों ने अपरोध एवं संतुलन की नीति को अपनाते हुए क्या किया, वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं किया। इसके बारे में हम आगे जान लेते हैं। अब 2 ध्रुवीय विश्व, देखिए 2 ध्रुवीय विश्व क्यों कहा जा रहा है उसको मैं यहां पर बता देता हूं। अब क्या हुआ, जो अमेरिका और सोवियत संघ, 2 महाशक्तियां विश्व में हो गई, और इन महाशक्तियों की अपनी एक विचारधारा थी। उन विचारधाराओं के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब क्या हुआ, विश्व 2 खेमों में बट गया। देखिए, यहां पर हम देख लेते हैं, एक था यूएसएसआर वाला खेमा और एक था यूएसए वाला खेमा। ठीक है, यूएसएसआर वाला जो खेमा था, इसमें जो साम्यवादी विचारधारा को अपनाया गया। ठीक है, साम्यवादी विचारधारा, समाजवादी व्यवस्था थी। ठीक है, और ये समानता पर आधारित सिद्धांत था। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, समानता पर आधारित सिद्धांत। अब ये जो यूएसए वाला जो पार्ट है, ये पूंजीवादी व्यवस्था वाला पार्ट था। कौन सा? पूंजीवादी व्यवस्था थी यहां पर। ठीक है, और यहां पर जो पूंजीवाद के अलावा यहां पर जो पूर्ण रूप से पूर्ण प्रतियोगिता वाली व्यवस्था थी, और ये बाजार मूलक व्यवस्था थी।
अब इसको हम जान लेते हैं विश्व दो खेमों में जो बटा हुआ था वो कैसे बटा हुआ था। तो अब देखिए, पश्चिमी खेमा जो अमेरिका का खेमा कहा जाता है और इसको पहली दुनिया के नाम से भी जाना जाता है, और पश्चिमी गठबंधन इसको कहा जाता था, वेस्टर्न ब्लॉक। दूसरा है जो यूएसएसआर का खेमा, खेमा मतलब ग्रुप, ये दो ग्रुप्स में वर्ल्ड डिवाइड हो चुका था, ठीक है। तो ये यूएसएसआर का खेमा था। सोवियत संघ ही यूएसएसआर है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा विद डेफिनेशंस, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको यहां पर बताएंगे। अब ये जो था ये पूर्वी गठबंधन था और इसको ईस्ट ब्लॉक भी कहा गया। अब देखिए, बेसिकली ये डिवाइड जो हुआ वो क्यों हुआ, दो पार्ट्स में डिवाइड, इसके डिवाइडेशन का सबसे पहला रीजन था इनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज, इनकी जो विचारधाराएं थी वो दोनों की बिल्कुल अलग थी। और ये दोनों क्या चाहते थे कि विश्व के अधिकांश देशों को अपनी विचारधारा के प्रभाव में लाना चाहते थे, जिस कारण से क्या किया इन्होंने, विश्व के विभिन्न देशों को अपनी विचारधारा के प्रभाव में लाकर अपने जो ये ब्लॉक्स हैं, मींस खेमे हैं, इनमें शामिल करना शुरू कर दिया। इससे आगे हम जानते हैं। अब देखिए, शीत युद्ध में क्या होता है, ठीक है, और इन्होंने ये जो प्रक्रियाएं चलाई, इनके बीच में क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हुई। तो सबसे पहले जो थी, युद्ध की स्थिति इनके बीच में हमेशा बनी रही। प्रत्येक कुछ वर्षों में एक ना एक घटना ऐसी होती रही जिसने इन दोनों को सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसमें सबसे चर्चित है क्यूबा मिसाइल संकट। अब देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, इसलिए हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी ये चैप्टर इतना लंबा है कि इसको हमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ना होगा। तो ये मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा रहा हूं, और पार्ट 1 में जो चीजें पढ़ेंगे उसके बाद जो बाकी चीजें रह जाएंगी वो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर कुछ इस वजह से भी लंबा है क्योंकि इसमें हम उसके कुछ जो ऐतिहासिक जो चीजें हैं उनको भी जान रहे हैं, इसका इतिहास क्या रहा है, कहीं ना कहीं दो ध्रुवता का अंत तो हुआ परंतु उसकी शुरुआत कैसे हुई उसको जानना भी बहुत जरूरी था। देखिए, दोनों में हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, दोनों के बीच हथियारों की होड़ लगी हुई थी, दोनों ही जो ग्रुप्स ये चाहते थे कि हम ज्यादा शक्तिशाली हों और हम ज्यादा शक्तिशाली हों, और अपने आप को शक्तिशाली प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक होड़ लगा रखी थी हथियारों के उत्पादन की। तो कहीं ना कहीं हथियारों की होड़ के उत्पादन में लगे हुए थे। दूसरा, शक्ति बढ़ाने का प्रयास। देखिए, जाहिर सी बात है, हथियारों का उत्पादन क्यों किया जा रहा है, अपने आप को शक्तिशाली प्रदर्शित करने के लिए। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में शक्ति के प्रदर्शन के लिए हथियारों की होड़ लगी हुई थी। तीसरा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, युद्ध जैसी स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो कहीं ना कहीं दोनों में संघर्ष बना रहा, चाहे वो कोरिया संकट हो या जो जर्मनी का संकट हो, ठीक है। तो इन चीजों की स्थिति के बारे में पढ़ें। अब देखिए, तनाव की स्थिति बनी रही और भय का माहौल रहा। कहीं ना कहीं शीत युद्ध में दोनों में डर बना रहता था कि कहीं ये हम पर आक्रमण ना कर दे और ये हम पर आक्रमण ना कर दे। देखिए, डर दोनों को था क्योंकि दोनों ही जानते थे जो युद्ध की विभीषिका होती है या युद्ध के जो परिणाम होते हैं वो दोनों ही पक्षों को इसका सामना करना पड़ता है और दोनों को ही बराबर का नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही युद्ध की स्थितियों से बचना चाहते थे। ये थे जो कोल्ड वॉर के जो स्थिति थी, उसमें ये जो कुछ की पॉइंट्स हैं उसको हमने पढ़ा है कि कोल्ड वॉर की स्थिति क्या थी और उनमें क्या क्या स्थितियां बनी रही। अब दो ध्रुवता के अंत के बारे में जान लेते हैं। तो 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया और इसी के साथ दो ध्रुवता का अंत हो गया। देखिए, अब हम देख लेते हैं दो ध्रुवता मींस वर्ल्ड के जो टू पोलर्स का होना। देखिए, ध्रुव का मतलब होता है पोलर्स। तो अब इसमें जो दो ध्रुव थे, एक यूएसए का और एक यूएसएसआर का। अब इसमें से क्या हुआ, जो एक जो ध्रुव था दैट मींस यूएसएसआर, उसकी समाप्ति हो गई। तो कहीं ना कहीं अब विश्व में एक ही महाशक्ति बची और वो है अमेरिका। अब क्या हुआ, विश्व दो ध्रुवीय से एक ध्रुवीय हो गया। अब क्यों एक ध्रुवीय हो गया, क्योंकि विश्व में अब एक ही महाशक्ति बची है, ठीक है। आगे हम जान लेते हैं जो दो ध्रुवीयता का अंत है वो कैसे हुआ या उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो उसको जान लेते हैं। क्या ऐसा कारण रहा कि ये मान लिया गया कि अब दो ध्रुवीयता समाप्त हो रही है या सोवियत संघ का पतन हो रहा है। तो यहां पर एक घटना है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी घटना है, बर्लिन की दीवार। देखिए, बर्लिन क्या है, बर्लिन की दीवार जो है वो 1961 में बनी थी और इसमें क्या किया गया था, इसमें जो जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया था। देखिए, एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी, ठीक है। इसको दो भागों में जब बांट दिया गया, देखिए हम जान लेते हैं यहां पर, ये जर्मनी है, ठीक है, ये ईस्ट जर्मनी है और ये वेस्ट जर्मनी है, ठीक है। इसको हम जर्मनी के रूप में देख लेते हैं।
अब हुआ क्या, दूसरे विश्व युद्ध में क्योंकि जर्मनी की हार हो चुकी थी, तो यहां पर जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो पश्चिमी जर्मनी पर यूएसए का कब्जा हो गया, दैट मींस अमेरिका का, और ईस्ट जर्मनी पर यूएसएसआर का हो गया, दैट मींस सोवियत संघ का इस पर कब्जा हो गया। अब इसके बीच में क्या किया गया, इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, और धीरे धीरे जब ये प्रतिबंध सफल नहीं हुए, तो इसमें जो इसकी जो राजधानी है, दैट मींस जो कैपिटल है बर्लिन, उसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई। देखिए ये जो मैंने यहां पर कुछ चित्रों के माध्यम से दर्शाया है कि जो दीवार है इसे बर्लिन की दीवार कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं एक डिवाइडेशन था, एक डिवाइडेशन था कि इस जो जर्मनी है इसको दो पार्ट्स में, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, अब ये जो दीवार है वो लगभग 28 वर्षों तक यूं ही खड़ी रही, और इसी को शीत युद्ध का प्रतीक माना गया। और देखिए अब ये जो दीवार है वो लगभग 150 किलोमीटर लंबी थी। अब ये कहा गया कि ये जो दीवार है, यही दीवार इन दो विचारधाराओं के विभाजन का एक प्रतीक मानी गई। अब दो विचारधाराएं कौन सी, एक पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी है साम्यवादी विचारधारा। देखिए पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा में एक अंतर होता है, वो स्पष्ट रूप से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको बहुत ही छोटे से रूप में बता देता हूं। पूंजीवादी विचारधारा जो होती है वो पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती है, और साम्यवादी जो विचारधारा होती है उसमें सभी चीजें सरकार के अंडर होती है, सरकार के कंट्रोल में होती है, और ये समानता पर आधारित जो सिद्धांत हो जहां पर सभी लोग समान होते हैं और सरकार ही सभी को सब फैसिलिटीज देती है। ठीक है, उससे आगे हम जान लेते हैं कि ये जो दीवार है इसे 9 नवंबर 1989 को आम जनता के द्वारा गिरा दिया गया। देखिए जैसा कि इस चित्र में भी हमें देखने को मिलता है कि यहां पर जो आम जनता है वो इस दीवार को गिरा रही है, तोड़ रही है। जब इस दीवार को तोड़कर गिरा दिया गया तो ऐसा माना गया कि अब सोवियत संघ का जो प्रभाव है वो समाप्त हो रहा है, और ये जो शीत युद्ध का प्रतीक जो ये दीवार थी, कहीं ना कहीं अब शीत युद्ध का दौर भी समाप्त होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब ये जान लेते हैं सोवियत संघ क्या था। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि सोवियत संघ, सोवियत संघ, हम पूरे चैप्टर में ये सुन रहे हैं, सोवियत संघ ये था, सोवियत संघ वो था, सोवियत संघ में इतने गणराज्य थे और उसकी पावर्स ये थी, लेकिन सोवियत संघ था क्या उसके बारे में जब हम मेनली जानते हैं तो यहां पर अब हम उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सोवियत संघ में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था 15 गणराज्यों में वो विभाजित हो गया। दैट मीन्स ये जो इतना बड़ा हिस्सा है ये पहले पूरा सोवियत संघ में ही आता था, जो बाद में डिवाइड होकर 15 गणराज्यों में डिवाइड हो गया। देखिए इसमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है, बेलारूस, इस तरह से यूक्रेन, जॉर्जियन, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सभी सोवियत संघ के हिस्से हुआ करते थे। और इधर देखिए तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये भी उसी का भाग हुआ करते थे। अब लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, सोवियत संघ में से 15 गणराज्य जो निकल कर आए, जिनमें मतलब वैश्विक पटल पर 15 नए गणराज्यों का उदय हुआ, लेकिन जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे चुना गया, उसकी सभी संधियों का जिम्मेदार कौन होगा, उसके सभी जो संधियां जो हुई हैं विश्व के साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन लेगा, तो उसके लिए यहां पर रूस को उसका उत्तराधिकारी चुना गया। अब सभी संधियां, सभी संसाधन या सोवियत संघ की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उन पर किसका अधिकार रहा, वो रहा रूस का। ठीक है, इससे आगे हम जान लेते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था यूएसएसआर, ये इसके जो शॉर्ट फॉर्म के रूप में यहां पर देखेंगे तो यूएसएसआर की जो डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं। इसको यूएसएसआर भी कहा जाता था, जिसकी डेफिनेशन है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, तो ये समाजवादी देशों के रूप में देखा जाता था। अब समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। देखिए जो 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी, उस रूसी क्रांति के बाद जो समाजवादी व्यवस्था, दैट मींस सोवियत व्यवस्था का जन्म हुआ। इसका नेतृत्व जो किया था वो व्लादिमीर लेनिन ने किया था, और ये जो विरोध था वो कहीं ना कहीं जार के शासन के खिलाफ किया गया था। अब जार के शासन के खिलाफ तो ये की गई थी क्रांति, लेकिन ये था किसका विरोध, ये था एक प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध था। और ये पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध के साथ इन्होंने समानता पर आधारित सिद्धांत की यहां पर घोषणा की कि हमारी जो व्यवस्था होगी वो समानता पर आधारित सिद्धांत में होगी, जिसमें सरकार सभी को रोजगार उपलब्ध कराएगी, सरकार सभी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी जहां पर बेरोजगारी नहीं होगी, और सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार की जिम्मेदारी होगी। ये इसका जो एक स्वरूप था। अब देखिए
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वही यहां पर लिखा हुआ है। यह व्यवस्था केंद्रीकृत योजना द्वारा राज्य के नियंत्रण पर आधारित थी, जो साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था थी, जो सोवियत प्रणाली के नाम से जानी जाती। देखिए, ये केंद्रीकृत योजना का मतलब है ये पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड होगी, ये गवर्नमेंट के अंडर होगी, यहां पर किसी भी प्रकार की जो निजीवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अब ये जो साम्यवादी दल, देखिए यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी थी, ये साम्यवादी दल, ये कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ये यहां की पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एक ही दल था, वो था कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल जिसे हम कहते हैं। और जो ये व्यवस्था थी समाजवादी व्यवस्था, इसके माध्यम से क्या किया गया, पूर्ण रूप से निजी संपत्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब इस व्यवस्था में कहीं भी निजी संपत्ति की व्यवस्था के लिए जगह नहीं रह गई। अब कहीं भी जो सरकार के हस्तक्षेप के बिना कोई कार्य नहीं होगा, सभी संसाधन सरकार के नियंत्रण में हो गए, सभी रोजगार के साधन सरकार के नियंत्रण में हो गए, और सरकार की जिम्मेदारी हो गई कि कैसे लोगों के बीच में संसाधन वितरित करने हैं, सभी को रोजगार उपलब्ध कराना है, सभी को शिक्षा उपलब्ध करानी है, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी है। बेसिकली सरकार की दृष्टि में अब सभी समान होंगे, इसीलिए इसको जो समानता पर आधारित सिद्धांत का नाम दिया गया था। अब देखिए, यहां पर हम सोवियत संघ की विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि सोवियत संघ के जो मेजर पॉइंट्स थे वो क्या थे, इसकी विशेषताएं थी वो क्या थी। सबसे पहली विशेषता थी कि ये पूंजीवाद का विरोध करता था। मतलब इस व्यवस्था में पूंजीवाद के लिए कतई भी जगह नहीं थी, ये पूर्ण रूप से जो पूंजीवाद का विरोध करते थे, ठीक है। ये समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित नियोजित अर्थव्यवस्था थी। देखिए, नियोजन का मतलब क्या होता है, नियोजन का मतलब होता है प्लान तरीके से। तो एक पूरी तरह से प्लान जो सिस्टम था, ये एक इकोनॉमी थी जो पूरी तरह से प्लान थी कि कहां पर कितने संसाधन किस रूप में हमें यूज करने हैं और जनता को किस रूप में हमें संसाधन वितरित करने हैं, ताकि हम राष्ट्र को आगे ले जा सकें, राष्ट्र का विकास और अधिक रूप से कर सकें, साथ ही राष्ट्र की जो जनता है उसको भी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर सकें। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, साम्यवादी दल का दबदबा। देखिए, क्योंकि यहां पर वन पार्टी सिस्टम था, यहां पर एक ही दल की व्यवस्था थी। जैसे भारत का एक उदाहरण लेते हैं, भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है, विभिन्न दल हैं, विभिन्न पार्टीज हैं, लेकिन यहां पर एक ही दल था जिसका नाम था साम्यवादी दल, उसी का वहां पर दबदबा था। देखिए, न्यूनतम जीवन स्तर, अच्छा माफ कीजिए, ली की जगह की होगा, तो न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी को उपलब्ध थी। बेसिकली यहां पर बताया गया है कि ऐसा नहीं था कि एक व्यक्ति जो है वो सभी सुविधाएं प्राप्त कर रहा है और दूसरा उनसे वंचित है, ऐसा नहीं था। यहां पर था कि यदि रोजगार के साधन जो हैं या रोजगार के अवसर है वो सभी को समान रूप से मिलेंगे। सरकार रियायती दरों पर लोगों को जो खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराती थी, ठीक है। वहां पर बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहां पर सरकार की जिम्मेदारी थी कि सभी को जो रोजगार पूर्ण रूप से प्राप्त हो, सभी को अपने जीवन यापन करने के लिए जो साधन प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट था उन्नत संचार प्रणाली। देखिए, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए वहां पर संचार व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। और संचार, अच्छा बेसिकली संचार का अर्थ क्या होता है, संचार का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना या पहुंचाना। तो वहां पर जो संचार व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, परिवहन के साधन पूर्ण रूप से वहां पर उपलब्ध थे, ठीक है। उसके अलावा मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व। मतलब अब मिल्कियत का प्रमुख रूप का मतलब है यहां पर वहां पर जो मालिकाना हक था वो सरकार का था, ना कि किसी एक निजी व्यक्ति का। यहां पर पूंजीवाद को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। इससे आगे देखते हैं इसकी और भी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, विश्व में दो ही महाशक्तियां बची, पहली अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। तो कहीं ना कहीं इसको महाशक्ति माना गया, तो अमेरिका को छोड़कर विश्व के सभी देशों से इसकी व्यवस्था थी जो विकसित थी, अर्थव्यवस्था थी जो विकसित थी। अब यहां पर खनिज संसाधन पूर्ण रूप से उपलब्ध थे, जैसे पेट्रोलियम, लौह इस्पात, स्टील इत्यादि, ये जो इस कंट्री में भरपूर मात्रा में उपलब्ध थे। इसके अलावा परिवहन की उत्तम व्यवस्था, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर संचार व्यवस्था, यहां जो परिवहन व्यवस्था थी वो बहुत ही विकसित थी। यहां पर एक एंड से दूसरे एंड पर जाने के लिए जो परिवहन के जो साधन उपलब्ध थे। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, इस जो अर्थव्यवस्था में कार से लेकर पिन तक के सभी उत्पादन इसी राष्ट्र में किए जाते हैं। देखिए, छोटी से छोटी चीज सुई, पिन, बड़ी से बड़ी चीज कार इत्यादि का उत्पादन इनके राष्ट्र में ही
किया जाता था। ये अपने संसाधनों को इस प्रकार से उपयोग करते थे कि इनकी डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज पर ना रहे। उसके अलावा देखिए, इनके जो प्रोडक्शंस होते थे उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है, जाहिर सी बात है। तो अब देखा जाए तो अमेरिका की वस्तुओं की गुणवत्ता को छोड़कर शेष विश्व, मतलब बाकी की जो कंट्रीज है, उनकी जो वस्तुओं की गुणवत्ता से इनकी गुणवत्ता कहीं बेहतर थी। मतलब अमेरिका के बाद इन्हीं की जो वस्तुएं थी उनकी गुणवत्ता काफी बेहतर थी। उसके अलावा वहां पर कृषि, भूमि और उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये जो व्यवस्था है ये एक नियोजित अर्थव्यवस्था होती है जहां पर सरकार का स्वामित्व होता है और यहां पर पूंजीवाद के लिए कतई भी जगह नहीं होती है। इसी कारण से यहां पर जो कृषि से लेकर भूमि से लेकर जो सभी संसाधन थे उन पर सरकार का स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब है मालिकाना हक सरकार का था। उसके अलावा अर्थव्यवस्था पर सरकार का एक अधिकार। देखिए, जो वहां की अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, वहां पर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं था। वहां पर इन सभी चीजों पर, सभी संसाधनों पर, पूर्ण अर्थव्यवस्था पर किसका अधिकार था? सरकार था। मतलब सर्वो सर्वा यहां पर एक ही थी, वो थी वहां की सरकार, और वो सरकार थी कम्युनिस्ट पार्टी की, दैट मींस साम्यवादी दल की। ठीक है, देखिए, हम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम पहले जो पार्ट को समाप्त करते हैं जहां पर हमने सोवियत संघ की जो विशेषताओं को पढ़ा है। उसके अलावा हम दूसरी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे, और जो दूसरी दुनिया में हमने जो क्या क्या चीजें थी उनके बारे में जानेंगे। यहां पर किन ताकतों का अध्ययन यहां पर करेंगे। बेसिकली ये भी सोवियत संघ से ही रिलेटेड है। क्यों इसके प्रभाव में जो अदर कंट्रीज आई थी उनके बारे में जानेंगे। क्यों इनकी जो व्यवस्था थी उसको विश्व के अन्य देशों ने अपनाया था, उसके बारे में भी हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम इस पार्ट को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर के लिए। धन्यवाद।